राजीव जी, खांडवा सर जी, पाटिल सर जी और प्यारे किसान भाइयों, मेरा अनुभव इतना ज़्यादा नहीं है, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अनुभव भी इतना ज़्यादा नहीं है। आप लोगों के पास अनुभव ज़्यादा है, तो आपके सामने मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो जितना मैंने जाना है, मैं एक्चुअल में मैं बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएससी मैंने बीएचयू से किया है, मैं बीएचयू का छात्र रहा हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि पशुपालन के बारे में सर ने अच्छी जानकारी दी, और मैं बात करूंगा मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित। हम लोग सारे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जांच करवाते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने मिट्टी के बारे में कभी सोचा है? जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड बन के आता है, कई बार हम जांच करवाते हैं तो कुछ रिपोर्ट में आता है कि आपके ये कमी है, वो कमी है, तो क्यों ना हम मिट्टी की भी जांच करवाएं। तो सोइल हेल्थ कार्ड का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, और शुरुआत इसकी हुई थी, वो भी अपने लिए गर्व की बात है कि सूरतगढ़ से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो मिट्टी की जांच क्यों करवानी जरूरी है? अभी जो डाटे आए हैं उसमें मैं बात करूं तो हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत कम है। इसके ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम से कम होती है, लो में आता है वो 0.5% होता है, मीडियम जो होता है वो 0.5 से लेकर के 0.75% होता है, और मैक्सिमम होता है वो 0.75 से अधिक जो आता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन हमारी जो मिट्टी है उसकी स्थिति यह है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है वो लो से भी कम है, यानी 0.25, और किसी मिट्टी में 0.30, और कुछ मिट्टी ऐसी है जिनमें 0.15% के आसपास भी कार्बन चला गया है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपनी मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन को सुधार करें। जब तक ऑर्गेनिक कार्बन का सुधार नहीं होगा तब तक हमारी मिट्टी की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। और अभी सर जो बात करेंगे देसी गाय की, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो देसी गाय होती है, भले अपन को कोई एचएफ की, क्रॉस ब्रीड की, उनकी अगर खाद मिले तो वो भी बेटर है, लेकिन खाद बनाने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। जैसे वर्मी कंपोस्ट की बात करें, कंपोस्ट की बात करें, लेकिन नॉर्मली कई बार जब मैं फील्ड में जाता हूं तो लोगों से जब बात करता हूं तो वो कहते हैं हम खाद तो डालते हैं। तो जब मैं रिपीट करता हूं खाद आप कौन सी डालते हैं, तो वो कहते हैं जो बाहर पड़ी होती है वही हम खाद डालते हैं। वो खाद उतनी कारगर नहीं है, हालांकि उसका भी असर होता है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, नहीं होती है, लेकिन वो इतनी असर नहीं करती, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसका वोलेटाइजेशन लॉस हो जाता है। बारिश आती है तो लीक डाउन के द्वारा वो मिट्टी में, जमीन में चला जाता है, तो नाइट्रोजन हमारा वैसे खत्म हो गया। तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, डायरेक्ट एनवायरमेंट के संपर्क में वो रहती है तो लॉस होता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा लंबी चौड़ी भागदौड़ इसमें नहीं करनी, आपको सिर्फ एक गड्ढा पड़ना है घर में, और जो भी उसके नीचे शुरुआत में अपन जैसे गायों भैंसों के नीचे अगर सर्दियों में अपन डालते हैं बिछावन के लिए, जिसे बिछावन वगैरह अपन डालते हैं ताकि उनको सर्दी कम लगे, वो सबसे पहले उसमें नीचे डाल देते हैं। उसके बाद में उसमें गोबर वगैरह अपन पूरा उसको ऊपर तक भर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट वाली खाद डालने की बजाय अगर वो गड्ढे वाली खाद डालेंगे तो वो आपकी कार में काम करेगी, क्योंकि जो मिट्टी में होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर आप थोड़ी सी मिट्टी लोगे उसमें भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम नजर आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन ही उनका मुख्य भोजन होता है। ऑर्गेनिक कार्बन के बिना वो जीवित नहीं रहते। आप यूरिया डालिए, डीएपी डालिए, अगर ये डाल रहे हो तो भी आपको सूक्ष्म जीवों के बिना वो पौधे को अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु होते हैं सूक्ष्म जीव, वो ही पौधे को अवेलेबल करवाते हैं, वरना आपका यूरिया है वो ऐसे कैसा चला जाएगा। तो उन सूक्ष्म जीवों को जीवित रखने के लिए हमें ऑर्गेनिक खाद डालनी है।
लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या और भी है कि हमारे पास इतनी खाद अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आज कह दूं कि आप हम सारे ऑर्गेनिक खेती करें, जिनको जैविक खेती हम बोलते हैं, अगर वो कर लें तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास इतनी अवेलेबल मात्रा में नहीं है साधन। हमने क्या पहले सिस्टम होता था, घर में 10-10, 12-12 पशु रखते थे। आज क्या है, एक-एक, दो-दो से ज्यादा पशु नहीं रखते हैं। तो अब 2-2 पशुओं से हम इतनी खाद अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये कर, क्योंकि एक बार आप खाद डालोगे तो वो 2-3 साल असर करती है। तो हमें क्या है, रिपीटेशन मोड पे करना है। भाई आज इस बार इस वीडियो में डाल दिया, दूसरे में। अगर आप जैविक प्योर जैविक नहीं कर रहे, प्योर जैविक कर रहे हैं तो आपको डालना ही नहीं है बाकी चीजें तो। लेकिन प्योर जैविक में भी क्या है, हमें फेक बनाना पड़ता है, वरना आपके प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। माउथ पब्लिसिटी होती है, वही सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है आजकल। तो ऑर्गेनिक का तो ये मसला यही है कि आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी तो आपके प्रोडक्ट में वो बिकेंगे, वरना आजकल भरोसा तो राय नहीं है, कर कैसे सकते हैं। भरोसा ही जो टूटता है तो भरोसा टूटता है, तो राय नहीं है तो जब करे कैसे हैं। तो जो लोग कहेंगे आस पास के नहीं यार ये नहीं डालता है, इसका अच्छा है, तो आपके लोग खरीदेंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको विभागीय योजनाओं की जानकारी दे देता हूँ। तो चारे से संबंधित एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। जो नेपियर ग्रास है, उसमें हमें भी अब आवश्यकता है कि अगर आप किसी किसान भाई के पास नेपियर की कटिंग है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें जुलाई में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और हम किसानों को प्रदर्शन के रूप में नेपियर ग्रास देंगे 1-1 हेक्टर के लिए। अगर आप किसी के पास अवेलेबल है तो जुलाई तक हमें आप दे सकते हैं। आप मेरे नंबर लिख लीजिए 96192816। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने जितना मांगा उतने के लिए मैं आपकी डिमांड भेज दूंगा, ठीक है। और नेपियर ग्रास का एक फायदा ये, लेकिन एक ध्यान रखना, आपके पास जो वेराइटी है वही वेराइटी का नाम लिख के भेजिए साथ में, क्योंकि कई बार ये होता है विभाग दूसरी वेराइटी मांगता है, आपके पास हो सकता है दूसरी हो। तो नेपियर ग्रास का फायदा यह है कि यह पेरेनियल क्रॉप है, यानी एक बार लगाने के बाद हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये 12 महीने लगातार हरा चारा ऐसे रहता है। तो आप अपने खेतों में नेपियर ग्रास का लगा सकते हैं। और मेरे ये नंबर ले लीजिए। आपके पास अगर कटिंग अवेलेबल है तो आप हमें प्रोवाइड करवा दिए, वही कटिंग हम दूसरे लोगों को बाद में देंगे। एक बार नंबर दोबारा बताइए। 9696-109-28-316। अब मैं विभागीय योजनाओं की बड़ी जो थोड़ी जल्दी आपको 4-5 योजनाओं के बारे में बता देता हूँ। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत हम डिगी निर्माण के लिए अनुदान देते हैं, जिसमें से जनरल किसान के लिए 3 लाख रुपए हैं और जो लघु और मीडियम साइज के किसान हैं उनके लिए 3,40,000 रुपए अनुदान है, जिसमें से आप डिगी प्लास्टिक शीट की भी बना सकते हैं या आप पक्की डिगी भी बना सकते हैं। पक्की डिगी की भराव क्षमता कम से कम आपको 12 लाख लीटर रखनी है। वैसे 4 लाख लीटर से भी शुरू होती है, लेकिन उसकी एवरेज में आपका अनुदान होता है वो कम हो जाता है पानी के हिसाब से। और प्लास्टिक शीट की जो डिगी है उसके लिए कम से कम आपको 20 लाख लीटर की अगर पानी की क्षमता वाली डिगी आप बनाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए अनुदान मिलेंगे। लेकिन फाइल लगाते समय आप एक विशेष ध्यान रखें, जब जन आधार जमाबंदी और आपके खेत का नजरिया नक्शा लगाते हैं तो एक ऑप्शन आता है उसमें, जब आप ई मित्रा से करवाते हैं कि आपका जो जन आधार में एड्रेस है डिगी क्या आप उसी पे बनाना चाहते हैं, तो कई बार भूलवश हम सिलेक्ट कर देते हैं और जमाबंदी हमारे दूसरे जज की लगी होती है, तो वो फाइलें आपकी रिजेक्ट होने रिवर्ट करते हैं। रिवर्ट करें तो आपको उसमें बाद में आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते और उस तक आपके पास जमाबंदी होगी नहीं, क्योंकि जन आधार में तो गांव का एड्रेस लिखा होता है जिससे आप रहते हो पंचायत में उसका एड्रेस। तो यह हमेशा ध्यान रखें आपकी वो एड्रेस आप ना डालें, ठीक है। आप जहाँ पे आपको जिस तक में डिगी बनानी है वही एड्रेस डालें। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना आई है, उसका नाम है तारबंदी योजना। खेत में आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना है, जिसमें आपको 400 मीटर के लिए 40,000 रुपए तक अनुदान मिलता है, जिसमें आपको कम से कम 1.5 हेक्टर जमीन आपके पास होनी चाहिए, यानी कम से कम आपके पास 6 बीघा जमीन आपके पास होनी चाहिए तारबंदी के फाइल लगाने के लिए। और उसमें एक यह है कि आप समूह में अगर आपके पास जमीन कम हो रही है तो आप उसको समूह में फाइल लगा सकते हैं।
जिसमें से आपको प्रत्येक किसान को अगर उसकी पेरा पेरी में अगर एक किसान की 200 मीटर आ रही है, दूसरे की अगर 300 मीटर आ रही है, तो 200 मीटर वाले को 220,000 रुपए मिल जाएंगे और 300 मीटर जिसकी आ रही है उसको 30,000 रुपए मिल जाएंगे। उसका अनुदान आपका उस हिसाब से रहेगा। ये तारबंदी की योजना है। उसके अलावा पाइप हमारा ये सब्सिडियां चल रही है, वो भी है आपके यहाँ। अगर आपका किसी का और कोई सवाल है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी किसी कोई